हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग कॉलिजन देखे थे और कॉलिजन में इलास्टिक, इनइलास्टिक और पार्शली इलास्टिक और इनइलास्टिक तीनों देख लिए थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का फिर से मैसेज आया था कि आप सर एक बार पूरा फिर से रिवाइज कर दीजिए कॉलिजन क्लासेस का। ठीक है, तो उसको हम लोग आज फिर से वन शॉट लेते हैं और देखते हैं कॉलिजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ठीक है, मैक्सिमम आपको बातें पता है, इस पे आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज न्यूमेरिकल को भी लेंगे और थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हुए आज इस टॉपिक को लास्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा सीरीज जा रहा है कॉलिजन का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलिजन से। कॉलिजन बता चुके हैं, कॉलिजन क्या होता है। कॉलिजन होता है इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर एक बॉडी का मोमेंटम दूसरे बॉडी के मोमेंटम पे इफेक्ट डालता है तो उसे हम लोग कॉलिजन कहते हैं। अब ये कितने तरह का कॉलिजन होता है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे तीन तरह का जनरली हम लोग को कॉलिजन पढ़ना है। पहला का नाम था इलास्टिक, दूसरे का नाम था इनइलास्टिक और तीसरे का नाम था पार्शली इलास्टिक और पार्शली इनइलास्टिक। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कॉलिजन क्या होता है। इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो आप इसको याद रख सकते हैं सिंपल डेफिनेशन में कि कॉलिजन होता है इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बॉडी ड्यू टू अनदर बॉडी। ठीक है, अब क्या है कि एक बात और ध्यान रखना है यहां से, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, एक बॉडी का मोमेंटम इफेक्ट होता है दूसरे बॉडी से, लेकिन पूरे जो कॉलिजन होता है उसके दौरान एक टर्म होता है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप यूज कर सकते हैं, चाहे कॉलिजन कोई सा हो, आप इसको यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए ये क्या है ना कि अगर आप 2-3 वीडियो अगर देखे हैं तो वो उसका पूरे का ये समरी है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर दिक्कत है, आप तो देखिए पुराना वीडियो पहला और दूसरा, तब जाके ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं आज शॉर्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉलिजन क्या है, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बॉडी ड्यू टू अनदर बॉडी। अच्छा, एक बात क्या ध्यान रखना है इसमें कि कॉलिजन चाहे कोई सा भी हो, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि मोमेंटम जितना इनिशियल था सिस्टम का उतना ही फाइनल रहना चाहिए। मतलब कि अगर कोई बॉडी है, इसका मास है m1 और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं u1 है, दूसरा बॉडी जिसका मास m2 है और इसका वेलोसिटी है u2, तो यहां पे ये क्या है, बिफोर कॉलिजन। ये कहां की घटना है, बिफोर कॉलिजन की बात है, बिफोर कॉलिजन। तो कॉलिजन के बाद क्या होता है, अभी जस्ट सिखाए थे कि कॉलिजन का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बॉडी ड्यू टू अदर बॉडी। यानी कि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम है, अब इसका मोमेंटम इसके कारण इफेक्ट आ रहा है या इसका मोमेंटम इसके कारण इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट का मतलब कुछ बदलाव आ रहा है। तो यहां देखा गया बदलाव इस तरह कि इसका मास हो गया m1 और वेलोसिटी हो गया v1, दूसरे बॉडी का मास क्या हो गया, मास यहां पे m2 और इसका वेलोसिटी हो गया v2। तो आप इसको एक ही लाइन में दिखा दें। ठीक है, तो यहां क्या हो गया कि यहां पे इफेक्ट हो गया मोमेंटम का, तो इसका मास m1 हो गया v1 और दूसरा मास m2 और ये हो गया आपका v2, m2 और v2। तो देखिए मोमेंटम का इफेक्ट हो रहा है, यहां पे जो अलग मोमेंटम है यहां अलग मोमेंटम है। लेकिन आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल बराबर P फाइनल, और आप कहेंगे यहां से m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो यह टर्म आपको ध्यान रखना है कि चाहे कॉलिजन कोई सा भी हो, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो बात थी ये कॉलिजन की, और कॉलिजन में आपको एक टर्म बताए थे, क्या याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि यहां पे ये वन डायमेंशन की बात कर रहा है। ये कौन सी बात कर रहा है, वन डायमेंशन, एक डायमेंशन की बात कर रहा है। क्यों एक डायमेंशन की बात कर रहा है, क्योंकि देखो ये बिफोर कॉलिजन एक ही लाइन में चल रहा था, आफ्टर कॉलिजन स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। बिफोर कॉलिजन क्या था, बिफोर कॉलिजन स्ट्रेट लाइन में था, और आफ्टर कॉलिजन भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। तो ये वन डायमेंशन हो गया। आप टू डायमेंशन का भी यूज कर सकते हैं, और पूछा भी गया है क्वेश्चन में टू डायमेंशन का। टू डायमेंशन में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एक्स एक्सिस के अबाउट अलग मोमेंटम निकालना है, वाई एक्सिस के अबाउट अलग मोमेंटम निकालना है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका एक बॉडी है, इसका मास m1 है और ये u1 से जा रहा था। अब ये दूसरा बॉडी है जिसका मास m2 है, ध्यान से देखिए, इसका मास m2 है और ये u2 से जा रहा था। अब ये इसमें टक्कर मारा, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाके कोई एंगल पे ये इधर की ओर चला गया और ये इधर की ओर चला गया। ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग क्या है ना कि ये हम लोग पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख चुके हैं, इसलिए क्या है कि कॉलिजन आप आराम से इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखें तो आपको ये थर्ड वाला समझ में आएगा, और ये सारे का मिला के है एक साथ, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये देखिए यहां पे इसका मास m1 है, और जानते हैं कि कॉलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका v1 हो गया, इसका मास m2 है और ये इसका वेलोसिटी v2 हो गया, तो यहां पे क्या है कि कुछ एंगल से जा रहा है, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखा जाता है। तो देखिए डायरेक्शन क्या होता है कि एक्स में कितना जा रहा है, वाई में कितना जा रहा है, यही देखते हैं ना हम लोग। देखते क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्स में किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल में कितना जा रहा है, वर्टिकल में कितना जा रहा है। तो इसका इस पे एक कंपोनेंट चला गया, तो यहां से मिला आपको एक, इस पे गया तो क्या मिला, m1v1 cos, m1v1 है, और एंगल इसके साथ कितना बना रहा है, ध्यान से देखा जाए तो ये एंगल अल्फा बना रहा है। तो cos का उसके पेज क्या जाएगा, cos अल्फा जाएगा। चलिए इसका इधर क्या जाएगा, तो ये m2v2, इसका cos बीटा गया, चलिए इधर क्या जाएगा, ऊपर गई और गया m1v1 साइन अल्फा गया, नीचे क्या गया m2v2 साइन बीटा गया। ठीक है, क्या किए, ये क्या है, ये बिफोर कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन के पहले का घटना है, और ये क्या है आपका आफ्टर कॉलिजन के बाद का है। कौन सा कॉलिजन है ये नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या पढ़े कि कॉलिजन पढ़ रहे हैं, और आपको बताए क्या कि देखिए कॉलिजन का चाहे कोई भी रहे, आप उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वन डायमेंशन भी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू डायमेंशन भी लगा सकते हैं। तो ये हम लोग टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस। इसमें क्या है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, या तो एक्स एक्सिस में जा रहा है ये, या वाई में जाएगा, यहां एक्स और वाई दोनों में जा रहा है। तो यहां पे देखे तो यहां से ये सॉल्व कर लिए, कंपोनेंट तोड़ लिए। तो आपको क्या बताए थे कि जब कभी भी टू डायमेंशन का सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे कि मोमेंटम जो है एक्स एक्सिस के अबाउट अलग निकाल दीजिए, मोमेंटम वाई एक्सिस के अबाउट अलग निकाल दीजिए। तो आप यहां पे टर्म बांट देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये टर्म यूज करेंगे आप। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, COM, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस में क्या देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस में कौन कौन जा रहा है, देखिए पहले और बाद, कॉलिजन से पहले देखिए एक्स एक्सिस में कितना है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर
आपका ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर में कौन कौन जा रहा है, देखिए m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा। कहां लगाए, अलोंग एक्स एक्सिस लगाए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस में लगाते हैं तो क्या y में, कि ये देखो इसमें बिफोर कॉलिजन y में कितना है, 0, y में 0, और आफ्टर कॉलिजन देखिए y में ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या होता है, माइनस या प्लस, प्लस। तो ये हो गया m1 v1 साइन अल्फा, नीचे गया तो माइनस, तो ये माइनस m2 v2 साइन बीटा। इक्वेशन ये फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। देखिए वन डायमेंशन कॉलिजन रहेगा, वन डायमेंशन कॉलिजन रहेगा तो इसमें आप क्या करते हैं, देखिए वन डायमेंशन में सिर्फ आप यहां पे एक ही एक्सिस के अबाउट मोमेंटम निकालते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन टू डायमेंशन कॉलिजन रहा तो यहां पे देखेंगे क्या कि कॉलिजन के बाद या कॉलिजन से पहले एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है, वाई एक्सिस में कितना जा रहा है। तो इस केस में एक्स एक्सिस में नहीं, ये जो बिफोर कॉलिजन एक्स एक्सिस में जा रहा था, आफ्टर कॉलिजन कुछ एंगल बना के चला गया, तो कुछ एंगल बना के चला गया तो आप इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए, इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए, ब्रेक करके यहां से सॉल्व कर लिए, तो ये हो गया। तो हेडिंग कॉलिजन था, कॉलिजन में आपको एक टर्म समझाए क्या कि थ्रू आउट कॉलिजन, चाहे कॉलिजन कोई सा भी हो, आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किधर लगा सकते हैं, एक्स, वन डायमेंशन में भी लगा सकते हैं, टू डायमेंशन में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला अब यहां पे बात आया क्या, कॉलिजन पर रहे थे, टाइप ऑफ कॉलिजन। टाइप ऑफ कॉलिजन में आपको बहुत अच्छे सिखाए थे कि देखिए पहला होता है इलास्टिक, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। अब इलास्टिक कॉलिजन में क्या आपको बताए थे कि देखिए अगर इलास्टिक कॉलिजन है, इलास्टिसिटी से आता है, और इलास्टिसिटी होता है कि वापस अपना बॉडी शेप गेन कर लेता है आफ्टर कॉलिजन। तो आप यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अभी जस्ट दिखाए थे आपको, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चाहे 2D हो या 3D हो, दोनों लगा सकते हैं। दूसरी बात क्या, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरी बात क्या याद रखना है कि इसमें आप एक टर्म आता है u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, ये भी होता है। ये क्या है, ये किसके लिए है, वन डायमेंशन के लिए, 1D के लिए है, 2D के लिए नहीं है। ये सब हम लोग 1D के लिए पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। और क्या, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी v1 बराबर हो गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। दूसरा v2 वेलोसिटी कितना होगा, v2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इतना पॉइंट याद रखेंगे इलास्टिक कॉलिजन के लिए। अब देखो वन डायमेंशन है, ये बार बार बता चुके हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉलिजन से पहले कॉलिजन के बाद क्या होगा मोमेंटम, आपको सबको पता है। वन डायमेंशन में m1 u1 प्लस m2 u2,
क्या m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। दूसरा, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी पहले और एनर्जी बाद, कितना एनर्जी पहले है कितना एनर्जी बाद में है। एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी वाला लगेगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये वाला फॉर्मूला आपको बताए भी थे, क्या हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2² बराबर हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2²। ये भी आप लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, v1 और v2 क्या है? v1 एंड v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, यानी या आफ्टर कॉलिजन भी कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी या आफ्टर कॉलिजन। याद रहेगा इतना पॉइंट। अच्छा, एक और टर्म आता है E का वैल्यू क्या होता है इसमें, E बहुत अच्छे से बताए थे कि E क्या होता है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहां एक टर्म आएगा E का वैल्यू, E बराबर, E को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है बाबू? अप्रोच का मतलब होता है एक दूसरे के पास जाना, और ये पास कब जाता है? मतलब कॉलिजन से पहले, यानी नीचे वाला टर्म क्या है? बिफोर कॉलिजन, और ऊपर वाला टर्म क्या है? आफ्टर कॉलिजन स्पीड। तो यहां से E बराबर बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन कैसा वाला है? 1D का कह रहा है, तो इसका मास m1u1, इसका मास m2u2, कॉलिजन के बाद m1v1 और ये m2v2। तो यहां से आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। यहां टर्म देखें, ये दोनों आपस बराबर होता है इलास्टिक कॉलिजन में, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, कितना हो गया? 1 हो गया। तो E का वैल्यू 1 होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से देखें, ये लास्ट क्लास है तो आप इसको अच्छे से थोड़ा समय दें और यहां से इसको देखें। क्या आज के क्लास में क्या है कि आपको एक शॉर्ट वीडियो होगा पूरे कॉलिजन का, और इसको आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे। शॉर्ट में है, आपको क्या टर्म में एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप किसी यहीं पे इसको नोट डाउन करके आप शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। कॉलिजन समझ गए होंगे। कॉलिजन क्या? इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसमें क्या होता है? थ्रू आउट कॉलिजन एनर्जी कंजर्व होता है। एकदम एक एक पॉइंट, कॉलिजन जब भी हो, जहां भी हो, कहीं मतलब पूरा कंटिन्यूअस, कॉलिजन से पहले, कॉलिजन के दौरान और कॉलिजन के बाद, थ्रू आउट कॉलिजन क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व होता है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलिजन है, कहीं कंजर्व भी होता है, कहीं कंजर्व नहीं भी होता है, वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कॉलिजन है। तो यहां पे हम लोग पहला देखे इलास्टिक कॉलिजन, उसमें भी 1D, 2D नहीं, 1D ने, वन डायमेंशन देख रहे हैं। 1 डायमेंशन में क्या होता है? तो ये देखो, एक m1u1 m2u2 ये बिफोर कॉलिजन है। आफ्टर कॉलिजन क्या हो गया? मास m1 वेलोसिटी v1 और ये मास m2 वेलोसिटी v2। वेलोसिटी कितना है इसका? v2 है। तो यहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिए। देखो क्या है? m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। दूसरी बात क्या? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या लगा है? एनर्जी कंजर्वेशन
हाफ, इसका मास देखो हाफ m1u1 का स्क्वायर, इसका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, प्लस इसका हाफ m2u2, u2 छूट गया, देखिए ध्यान से यहां पे ये u2 का स्क्वायर बराबर आफ्टर कॉलिजन के बाद का देखो यहां का मास m1 वेलोसिटी v1, तो यहां पे क्या टर्म हो गया हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, तो यहां से आ गया। अब ये एक टर्म है, इसको याद रखना है फॉर्मूले की तरह। क्या होता है ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करके हम लोग, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो हम लोग पीछे देख चुके हैं कि इसको सॉल्व किए थे तो ये इक्वेशन आया था u1 माइनस u2, याद रखेंगे कि u1 माइनस u2 कॉलिजन से पहले u1 माइनस u1 बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा आप ध्यान देखो, आप ही समझो ना u1 क्यों बड़ा होगा। अगर u1 बड़ा नहीं होगा तो कॉलिजन हो पाएगा, ये पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, तो पीछे वाला का इसको बड़ा होना पड़ेगा ना। आप ही लगाओ दो लॉजिक कि u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए कि नहीं, कॉलिजन अगर होगा तो पीछे वाला का वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो यहां पे क्या है u1 माइनस u2, बड़े में से छोटे घटाएंगे u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, ये होता है, याद रखेंगे। दूसरा क्या कि आप ये इक्वेशन इसको सॉल्व करके आंसर ले आ सकते हैं, या आपको बोले थे डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, और ये भी रखना बहुत आसान है। v1 चाहिए, v1 बराबर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिजन v1। और ये v2, तो देखो यहां पे v1 है तो ये m1 में से m2 घटाए हैं, उसी तरह ये अगर v2 है तो m2 में से m1 घटाएंगे, और यहां v1 है तो यहां u1 लिखेंगे, यहां v1 है तो यहां क्या लिखेंगे u1 लिखेंगे, यहां v2 है तो u2 लिखेंगे, तो यहां पे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बोले थे इसको याद रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको याद रखे होंगे। चलिए यहां तक क्लियर है, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते जाइए, 1 2 3 4 5, छठा पॉइंट याद रखना है। क्या बोले थे ई का वैल्यू, ई होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये एक टर्म आया है, कैसे, जैसे आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़े हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सरफेस का नेचर बताता है, सरफेस कैसा है, उसी तरह का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक टर्म आया, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन किसको बोलते हैं, कॉलिजन के बाद का सेपरेशन, कॉलिजन से पहले तो एक दूसरे के पास ही जाएगा तब ना टक्कर होगा, अगर अप्रोच नहीं करेगा तो टक्कर कैसे होगा, तो ये सेपरेशन है, आफ्टर कॉलिजन की बात कर रहा है, v2 माइनस v1, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पहले बिफोर कॉलिजन के पहले तो u1 माइनस u2, और ये टर्म ध्यान से देखें, ये u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, यानी ये दोनों आपस में बराबर टर्म है, तो यहां भी ये दोनों आपस में बराबर होगा, कैंसिल होकर 1 आएगा, इसलिए e का वैल्यू 1 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, किसके लिए, इलास्टिक कॉलिजन के लिए, इलास्टिक कॉलिजन, 1 डायमेंशन इलास्टिक। 2 डायमेंशन का भी वही होगा, सिर्फ 2 डायमेंशन में क्या होगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आपको 2 डायमेंशन, ध्यान से देखिए, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन क्या है, सिर्फ चलने का है अंतर, बाकी इक्वेशन और सब तो वही यूज होगा। हाँ, ये वाला फॉर्मूला आप जो डायरेक्ट रखते हैं v1 और v2, ये वहां डायरेक्ट आप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आप कैसे निकाले थे, इक्वेशन ए स्ट्रेट लाइन में मान के निकाले थे, तो ये सब आप यूज नहीं करेंगे। देखिए इसको मिटा दिए ना, ये 2 डायमेंशन में आप ये सब यूज नहीं करेंगे। ध्यान से मेरी बात एक बार सुनिए कि 2 डायमेंशन में ये सब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार आपका एंगल से चेंज होगा ना, तो आप हाँ ये क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहां पे भी ये सब, ये क्या, ये आपको, आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हमने ये इक्वेशन लगाए, आप ऐसे थोड़ी लगाएंगे, आप लगाएंगे 2 डायमेंशन के लिए क्या कि आप लगा सकते हैं कंजर्वेशन अप्लाई, ये लिख सकते हैं अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लिख सकते हैं टर्म, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा क्या,
अलोंग कहां पे, एक्स एक्सिस में अलग से निकालना पड़ेगा। दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, ये टर्म लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 डायमेंशन है ना, 2 डायमेंशन का मतलब क्या, एक्स और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस होगा, 2 डायमेंशन, एक डायमेंशन आता है या तो एक्स एक्सिस की बात करेगा या तो वाई एक्सिस की बात करेगा, लेकिन यहां 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन का क्या होना चाहिए, आप ही बताओ। 2 डायमेंशन, तो बोर्ड क्या है हम लोग का, 2 डायमेंशन है, तो यहां पे एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो एक्स और वाई कैसे निकाले थे, जस्ट अभी पीछे आपको डायग्राम दिखाए थे, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस दिखाए थे क्या कि आप पहले बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन क्या कर सकते हैं, आप कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ऊपर वाला मिटा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, टर्म को इतनी बार बता रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। यही मकसद है कि आपको क्या है, कम से कम कॉलिजन का एक क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए। इतना क्लास लेने का मतलब है कि आपको वो छूटना नहीं चाहिए। तो यहां देखिए इसमें क्या था कि आप इलास्टिक कॉलिजन 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये M1 है और ये U1 से जा रहा है और ये इस पे टकराया होगा M2 U2, टकराने के बाद क्या, ये जो है लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इससे ये इधर चला गया होगा और ये इधर चला गया होगा और ये इधर गया, कितना मास M1 और वेलोसिटी बदल जाता है ना, कॉलिजन के बाद वेलोसिटी बदल जाता है V1 से, और ये इधर गया होगा मास M2 और इसका वेलोसिटी भी बदल गया V2 से। अब इसको कुछ मान लो, ये एंगल अल्फा मान लो और इसको बीटा। अल्फा ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा बार बार लिख रहे हैं, आप θ1 और θ2 में भी एंगल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से इसका 2 कंपोनेंट होगा, आपको बहुत अच्छे से बताए थे। देखो बाबू कि M1 V1 एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अल्फा देखिए, अल्फा किसके साथ बना रहा है, स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस और ऊपर होता है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसका इस पे कंपोनेंट क्या गया, M1 V1 cos अल्फा। इसका देखो M2 V2 एंगल किसके साथ बना रहा है, इसी एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इसका भी इस पे कंपोनेंट चला जाएगा, इस पे गया M1 V1 cos अल्फा और इसका इधर गया M2 V2 cos बीटा। देखो साइन वाला कहां चला गया, साइन क्या होता है, ये साइन वाला एक्स में नहीं जाके वाई में गया, क्योंकि एक्स वाला में कौन चला गया, जिस एंगल के साथ थीटा रहता है। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहा था, तो कॉस वाला उसके साथ चला गया, तो यहां साइन वाला चला जाएगा, तो साइन वाला जाके क्या होगा M2 V2 साइन बीटा और इसका इधर गया M1 V1 साइन अल्फा। चलिए अब ध्यान से देखिए, फिर अब यहां क्या करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। देखिए ये बिफोर कॉलिजन की बात कर रहा है, ये बिफोर कॉलिजन टकराने से पहले, और ये क्या है, आफ्टर कॉलिजन की घटना है, आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद की घटना है आफ्टर कॉलिजन। तो आप यहां अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि 2 डायमेंशन में बहुत कम चांस रहता है क्वेश्चन पूछने का, अगर आएगा तो फिर बन जाना चाहिए, इतना हम लोग कर लिए हैं प्रैक्टिस। तो देखिए यहां पे अलोंग एक्स एक्सिस में करते हैं मास M1 U1 प्लस M2 U2। अब ये रेस्ट भी हो सकता है, चल भी सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। ये ज्यादातर केस में टारगेट रेस्ट रहता है, यहां रहेगा तो 0 हो जाएगा, नहीं है तो अभी लिख देते हैं बराबर। वहां देखो M1 V1 cos अल्फा प्लस M2 V2 cos बीटा, ये हो गया। अब क्या कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग कहां, वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में लगाइए ना, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे वाला है वाई, वाई एक्सिस देखो ऊपर जाता है तो प्लस जे और नीचे जाता तो माइनस, तो ऊपर गया तो प्लस, तो ये हो गया क्या, देखो स्टार्टिंग कॉलिजन से पहले एक्स में जा रहा था, वाई में जा रहा था, नहीं 0, कॉलिजन के बाद ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, तो ये M1 V1 साइन अल्फा, नीचे है, नीचे मतलब नीचे वाला, नीचे का डायरेक्शन है ना, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, तो ये हो गया ये अल्फा, अल्फा नीचे माइनस
माइनस कितना m2 v2 साइन बीटा। अब ये इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, आंसर ले आएंगे। ये तो बात थी क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। आप इसमें ये भी लगा सकते हैं अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों नहीं लगा सकते? हाँ लगा सकते हैं, इलास्टिक है ना। इलास्टिक में क्या याद रखना है? इलास्टिक में याद रखना है कि आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हाँ 2 डायमेंशन रहेगा तो एक्स और वाई को देखते हुए करेंगे, 1 डायमेंशन रहेगा तो एक ही एक्सिस के अलोंग करेंगे। और आप क्या यूज कर सकते हैं? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ देखिए ध्यान क्या रहे, एनर्जी स्केलर होता है तो स्केलर के लिए आपको डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कि आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए। स्केलर है ना, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है। और क्या आप यहां लगाओ, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसी क्वेश्चन से लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में बनाए थे इसी एप्लीकेशन से, और ये जेई का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस पे ही इसी प्रॉब्लम पे बेस था। क्या था कि ये एंगल वाला 2 डायमेंशन का था, इलास्टिक था, तो वहां पूछा गया था कि बताइए वेलोसिटी कितना होगा आफ्टर कॉलिजन, बाकी डाटा दिया गया था। तो यही यूज किए थे इक्वेशन। लास्ट क्लास में आपको डायग्राम फोटो खींच के भेज दिए थे, टाइमिंग खत्म हो गया था तो ये यही क्वेश्चन का फोटो खींच के आपका सॉल्यूशन भेजे थे। तो ध्यान रखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। देखो ना जेई का क्वेश्चन ये एक इक्वेशन पे दे दिया गया था, इक्वेशन अगर आपको ध्यान था तो आप लगा सकते थे। इसमें ये वाला में नहीं फंसना था। क्यों नहीं फंसना था? क्योंकि एंगल वाला एंगल भी था दिया गया, ऐसा नहीं था एंगल दिया गया था तो एंगल में आप उलझ जाते। तो दोनों चीजें क्लियर होने चाहिए कि आप 2 डायमेंशन हो चाहे 1 डायमेंशन हो, इलास्टिक रहेगा तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं क्या, ये तो पहला था क्या हम लोग का इलास्टिक के लिए, इतना चला गया वीडियो टाइम निकल गया। अब इन इलास्टिक की बात करते हैं। कोई बहुत सारा आया था क्या कि इन इलास्टिक का भी वीडियो मतलब आपको क्लियर नहीं है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हाँ ये तो क्लियर हो गया होगा। क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन क्या? बिफोर कॉलिजन, मतलब कॉलिजन से पहले वाला होता है अप्रोच। अप्रोच होगा मतलब तभी ना एक दूसरे को टक्कर करेगा, तो अप्रोच होता है बिफोर कॉलिजन। और सेपरेशन कब होता है? जब आफ्टर कॉलिजन। इसलिए v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अब दूसरा आता है सेकेंड, क्या? इन इलास्टिक कॉलिजन। ध्यान से देखें, इन इलास्टिक, इसके लिए भी बोला गया था कि ये भी आपको क्लास फिर से ले लीजिए वीडियो। इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक इन इलास्टिक, ध्यान रखिए इन इलास्टिक में क्या होगा। इन इलास्टिक में बॉडी क्या होता है ना, आफ्टर कॉलिजन चिपक जाता है, मतलब स्टिक टुगेदर हो जाता है। इसमें देखिए क्या है ना, इन इलास्टिक में यहां पे M1, अच्छा इसमें लिख लें इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है वैसा कॉलिजन जिसमें आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो देखिए पहले इसमें टर्म समझ ले क्या क्या हो सकता है। इन इलास्टिक कॉलिजन में सबसे पहली बात क्या, अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन, ये तो सब में कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चाहे कोई भी तरह का कॉलिजन क्यों ना हो, मोमेंटम। दूसरा क्या अप्लाई कर सकते हैं? एनर्जी नहीं लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि इन इलास्टिक में क्या होता है, शेप वापस फिर से बॉडी का गेन नहीं कर पाता है। आफ्टर कॉलिजन शेप बॉडी का फिर से गेन नहीं कर पाता है, और जो मतलब नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है जब बॉडी का शेप डिफॉर्म हुआ होगा कॉलिजन के दौरान। यानी कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं आप यूज करेंगे ई का वैल्यू 0 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी आपस में चिपक जाता है आफ्टर कॉलिजन,
कॉलिजन के बाद बॉडी क्या होता है, चिपक जाता है। चिपकने का मतलब क्या, इसका वेलोसिटी कॉमन हो जाता है, तो ये दोनों आपस में वेलोसिटी इक्वल हो जाता है, यानी ये भी वेलोसिटी से जाएगा, इसका मास m1 और ये मास m2। यही तो होता है, आफ्टर कॉलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से चिपक जाता है। और चिपकने के बाद क्या होता है, चिपकने के बाद आपको बॉडी साथ में ये चलेगा कॉमन वेलोसिटी लेके, ये होता है। तो ये स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से चिपक जाता है और साथ में चलने लगता है। अब बताओ E का वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम तो लिख दिए 0, क्या होता है V2 माइनस V1, याद रहे V2 माइनस V1 बराबर U1 माइनस U2। और ये क्या है, ये देखो यहां पे V1 बराबर है V2 बराबर कितना हो गया V। अब बताओ ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये V माइनस V 0 हो गया, तो ये 0 वाला टर्म 0 ही होगा ना, क्या होगा, आखिर 0 ही होगा ना E का वैल्यू। तो लिखे तो क्या गलत थोड़ी लिखे थे, इसको ध्यान रखना है, E का वैल्यू 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि बॉडी आपस में चिपक जाता है और कॉमन वेलोसिटी जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछ सकता है इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी कितना है। तो ये वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये वेलोसिटी निकालते हैं अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि पूरे कोई भी कॉलिजन रहे मोमेंटम कंजर्व होता है। तो आप अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v, ये हो गया। ये 1D की बात कर, अच्छा कौन सा इलास्टिक में 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में तो एंगल होता है, एंगल पे होता है, और उससे क्वेश्चन बहुत कम नहीं के बराबर रहता है। तो ये जो भी क्वेश्चन रहेगा इन इलास्टिक में रहेगा 1 डायमेंशन के रहेगा, 1 डायमेंशन कॉलिजन में ही रहेगा, उसी पे बेस रहेगा। और इसी से हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किए थे कि 1 डायमेंशन कॉलिजन में बॉडी आपस में चिपक जाता है, बॉडी आपस में चिपक जाता है, तो यहां पे कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी कितना होगा ये आपसे पूछेगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, यहां से देखिए ध्यान से एग्जांपल देखिए, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। दूसरा बॉडी है जिसका मास है 5 kg और ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। आफ्टर कॉलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर, करे कॉलिजन के बाद बॉडी चिपक गया, फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। चलिए इसको बनाते हैं, फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इन इलास्टिक में ज्यादा नहीं कुछ है, ठीक है, चर्चा ही नहीं ज्यादा है इन इलास्टिक में। इन इलास्टिक में याद रखिएगा बॉडी चिपक जाता है, चिपक जाने के बाद क्या होता है ना कि साथ में चलने लगता है, तो साथ में चलने के लिए ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। और क्या होगा, बहुत होगा तो आपसे एनर्जी का लॉस पूछ सकता है, एनर्जी का लॉस पूछ सकता है, तो वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे पार्सली वाले में, क्या होगा पार्सली का, क्या हो कितना उसका एनर्जी लॉस होगा, क्या होगा, वो सब टर्म अभी पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये सिंपल क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग पार्सली कॉलिजन पे। चलिए यहां ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या है कि आप आफ्टर कॉलिजन बॉडी क्या होता है, स्टिक टुगेदर, कॉलिजन के बाद बॉडी एक दूसरे में चिपक जाता है। तो सिस्टम का वेलोसिटी कितना, ये मास कितना हो गया 2 kg प्लस 5 kg 7 kg, और ये v से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1u1
प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी v। यही तो निकालना है, v वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी कितना होगा इसका निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या है, तो यहां मास कितना है 2 kg और इसका वेलोसिटी 3 प्लस उसका मास है 5 kg इंटू वेलोसिटी है 2 बराबर मास टोटल हो गया 7 इंटू भी। तो यहां से हो गया, इसको सॉल्व करें 6 प्लस 10 बराबर 7 इंटू भी बराबर 16/7 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका वेलोसिटी, नोट डाउन करें। अब इसमें एक टर्म आता है इन इलास्टिक में ही, नाम है बिलास्टिक पेंडुलम। खतरनाक नाम है बिलास्टिक पेंडुलम। तो जानते हैं पेंडुलम, आगे बहुत ज्यादा इसका चर्चा होना है पेंडुलम का। पेंडुलम का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग्स के सहारे लटका दिया जाए और वो ऑसिलेट आगे पीछे करे तो उसे हम लोग पेंडुलम कहते हैं। जैसे आप घड़ी, दीवार घड़ी में भी क्या होता है आपका यूज किया जाता है ऑसिलेटर, उसको भी हम लोग पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, तो वो टर्म है, नाम है बिलास्टिक पेंडुलम। वो कैसे इस पे क्वेश्चन आता है उसका हम लोग यहां देखते हैं। ये अक्सर आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाता है बिलास्टिक पेंडुलम में, कैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, उसको किसी स्ट्रिंग के सहारे लटका दिया जाता है और एक बुलेट से उसको में हिट किया जाता है। ये देखिए बिलास्टिक पेंडुलम। बिलास्टिक पेंडुलम नाम क्या है, बिलास्टिक पेंडुलम। बिलास्टिक पेंडुलम क्या होता है ध्यान से देखिए। बिलास्टिक पेंडुलम में, बिलास्टिक पेंडुलम जैसे कि ये आपका पेंडुलम है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे, जिसका मास m है। एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, बुलेट मान लेते हैं, इसका मास स्मॉल m है। ये इसमें इसको यहां से फायर किया गया, ये वुड प्लैंक, वुडन प्लैंक है, मतलब कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है। ये इसमें ये आपका यहाँ पे यूज किए कि इसका मास m है और इसमें मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है। इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना, इनिशियल u है। ये इसमें हिट किया तो ये अंदर की ओर चला गया, ये अंदर की ओर चला गया। अब क्या होता है कि ये अंदर की ओर गया तो ये इसको ऊपर की ओर लेके चला गया, थोड़ा दूर होगा कि नहीं। अगर आप बुलेट फायर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर लटक रहा है तो वो ऊपर उठा देता है या नहीं। अरे इधर से धक्का दिया तो ये हल्का सा ऊपर उठेगा कि नहीं, ये उठ जाता है ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये उठ जाता है, सेंटर ऑफ मास उठ गया, यहां से यहां पहुंच गया h। तो वही पूछा कितना हाइट ऊपर जाएगा, ये आपको निकालना है कितना हाइट ऊपर जाएगा, ये कितना हाइट ऊपर जाएगा ये आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां का हम लोग कंबाइंड वेलोसिटी निकाल लेते हैं। आफ्टर कॉलिजन कितना वेलोसिटी है। अच्छा बिलास्टिक पेंडुलम है, ये बॉडी इसमें आके चिपक गया। अच्छा इसका एग्जांपल पता है ना, जैसे कि आप किसी भी बॉल को कीचड़ में मार दो तो वो क्या होगा, वो आपका कॉलिजन क्या कहलाएगा, वो कॉलिजन आपको कहलाएगा इलास्टिक, इन इलास्टिक कहलाएगा, क्योंकि वो चिपक गया उसमें। तो उसी तरह का ये इसमें गया अंदर की ओर, अंदर फंस गया और ये कॉमन वेलोसिटी जाने लगा। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए। तो यहां पे क्या है, इसका मास m बिफोर कॉलिजन, p इनिशियल बराबर p फाइनल। इनिशियल देखिए ध्यान से, मास m इंटू u, इसका इनिशियली m इंटू 0 बराबर मास m प्लस स्मॉल m इंटू वेलोसिटी v। तो यहां से v बराबर आया m इंटू यू डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये अभी का वेलोसिटी है v।
कौन सा वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, ये इसमें जाके फंस गया तो यहां निकाले। अब यहां से आप सिस्टम सोचो कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m प्लस स्मॉल m है और इसमें वेलोसिटी v है, तो ये आप यहां से a से b में, ये a है, ये b है और ये c है, तो आप कहां से, ये आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां से कहां लगाए हैं, a टू b लगाए हैं, a से b की ओर, a टू b, यहां से यहां तक में क्या है, ये बिफोर कॉलिजन, ये यहां पे मास m था, u वेलोसिटी था, ये रेस्ट में था, ये इसके अंदर फंस गया तो इसका कॉमन वेलोसिटी कितना हो गया, ये v आ गया, m इंटू यू डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m। अब यहां ध्यान से देखें कि यहां से b से c अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन यहां नहीं लगाए हैं, इसके लिए ए से बी में नहीं लगाए हैं, ए से बी, देखिए यही चीज समझना है, इसी चीज को समझना है। देखो ए से बी में आप कहते हैं कि ये इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो आप ए से बी में मोमेंटम कंजर्व करेंगे, एनर्जी ए से बी में नहीं लगाएंगे, लेकिन यहां कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी कितना है, v है। अब ये वेलोसिटी v होने के कारण ये पूरा सिस्टम उठ गया h हाइट ऊपर, तो ये हाइट h कितना होगा, ये ऊपर कितना गया होगा, वो कैसे पता चलेगा, तो यहां से ये h निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहां से कहां, b से c, b पॉइंट से b टू c, क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास कितना है, कैपिटल M स्मॉल m इंटू v का होल स्क्वायर, बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी m प्लस स्मॉल m इंटू g इंटू h, g इंटू h। तो m यहां निकाल चुके हैं, वो टर्म वहां यूज करेंगे, हाफ कैपिटल M स्मॉल m इंटू v का स्क्वायर, टर्म यूज करेंगे और यहां से सॉल्व कर लेके आंसर ले आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट h। अब ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, यहां तक नोट डाउन कर ले। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक 8 kg का ब्लॉक है और ये 5 मीटर का स्ट्रिंग है। एक ब्लॉक है जिसका वेलोसिटी है आपका 2 kg और इसमें स्पीड है आपको मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड या 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होने पे बॉल ये सिस्टम यहाँ पे h हाइट ऊपर चला गया। फाइंड द हाइट,
एट विच द सिस्टम इज राइज, कितना हाइट से ये सिस्टम राइज किया ये निकालना है, कितने सिस्टम से ये राइज किया है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, अप्लाई। पिछला जैसे एकदम रिपीट कर दीजिए ना जो प्रोसेस आप किए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए लगाते हैं। तो यहां पे कितना है मास, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m प्लस स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू भी। चलिए मास कितना है, मास है इसका 2 इंटू वेलोसिटी है 500 प्लस मास कितना है 8 इंटू 0 बराबर मास कितना है 8 प्लस 2 इंटू भी निकालना है। चलिए ये यहाँ सॉल्व हो गया, ये 0 हो गया, ये आया 1000 बराबर 10 इंटू भी, तो यहाँ से भी बराबर आया 10 मीटर पर सेकेंड, भी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दिक्कत है, अब यहां से लगाइए लॉस ऑफ, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए यहां से यहां तक के लिए 8 kg, यहां पे 8 kg पहुंच गया। हाइट कितना चला, h हाइट चला, h हाइट। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ मास। देखिए टोटल मास, ये पूरा सिस्टम है ना यहां से यहां पहुंच गया, ये इसमें आके फंस गया, तो टोटल मास कितना हो गया 8 प्लस 2 इंटू वेलोसिटी कितना है इसका 10 का 100 का होल स्क्वायर बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच, m इंटू जी इंटू एच। चलिए तो यहां से हो गया ये हाफ इंटू ये 10 इंटू 100 इंटू 100 दो बार हो गया बराबर मास। अब ये मास पूरे सिस्टम का कितना हो गया 10 इंटू 10 इंटू हाइट h, ये हाइट ये ना लेंथ l ले लो, l लेंथ 5 मीटर हटा दो, l ले लो क्योंकि इसका कोई यूज है नहीं, 5 मीटर रहेगा तो आपको ये डिस्टर्ब करते रहेगा। चलिए तो यहां से सॉल्व करिए, देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक और जीरो से एक और जीरो कैंसिल, तो यहां से इसको इससे कैंसिल करो, ये 5 हो गया, तो h बराबर हो गया 500 मीटर। वाह इतना हाइट बढ़ गया 500 मीटर। अब देखो 500 मीटर मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा डाटा है, लेकिन क्या है ना कि हम अपना रैंडम वैल्यू यूज किए थे तो इसलिए ये आया। आप अगर कैलकुलेटेड वैल्यू भी यूज करेंगे तो अलग आंसर आएगा इसका, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस पर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या अगला, हम लोग आते हैं पार्शियली की बात करते हैं, पार्शियली, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। अगला हम लोग बात करेंगे पार्शियली, पार्शियली इन इलास्टिक और इलास्टिक का कोई सा क्वेश्चन रहता है और उस पर कैसे आपको बनाना है, सॉल्व करना है। तो पार्शियली में ई का वैल्यू मेनली आपको क्या होता है ना, ई का वैल्यू आपको 0 और 1 के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। तो एक और है इलास्टिक में, इन इलास्टिक कॉलिजन में, इन इलास्टिक कॉलिजन में आपसे पहला तो पूछ सकता है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे डेल्टा के ई बराबर, लॉस का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये यूज कर सकते हैं आप। दूसरा आपसे पूछ सकता है यहां पे फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या क्या होता है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये भी टर्म आपको दो फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। अच्छा ये क्या है ना कि ये इनिशियल और माइनस फाइनल निकाल के आपको क्या, ये इनिशियल बिफोर कॉलिजन है,
बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले का है, और ये फाइनल मतलब आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद वाला का है। अब किन्हीं को ये आफ्टर और बिफोर निकालने में दिक्कत होगा तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये u1 एंड u2 आर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए ये टर्म उतार ले, नोट डाउन कर ले, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं पार्शियली की। ठीक है, पार्शियली कॉलिजन। इसमें क्या है ना कि आज के क्लास का लेक्चर में क्या है, बहुत टर्म आपको पता होगा, बहुत ही टर्म। बस ये आज हम ऐसे ही मैसेज डाले थे ग्रुप में कि एक क्लास और होना चाहिए क्या, तो यहाँ पे रिप्लाई हाँ, तो इसलिए मैंने डाल दिया ये वीडियो। ठीक है, ऐसे आप 2 वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं पार्शियली की। पार्शियली कॉलिजन, पार्शियली कॉलिजन कौन कौन हो सकता है? यहां देखिए दोनों तरफ, इलास्टिक और ये इनइलास्टिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों हो सकता है। पार्शियली या तो इलास्टिक या तो इनइलास्टिक हो सकता है। इसमें क्या है कि इसमें भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम आप कंजर्वेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले और बाद में अंतर क्या है, ये हम लोग जो तो 2 तरह का पढ़े थे। हाँ, उसमें प्योरली पढ़े थे, मतलब कॉलिजन के बाद बॉडी क्या होता है, बॉडी का फिर से शेप गेन अगर कर लिया तो ये हो गया आपका इलास्टिक, अगर दोनों चिपक गया तो इनइलास्टिक, और अगर बीच का घटना कुछ रहा तो हो गया आपका पार्शियली। तो ये जो ई जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं आप, ई का वैल्यू जो होता है वो 1 और 0 के बीच होता है इस टर्म में, पार्शियली वाले में, स्पेशली पार्शियली वाले में ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है। और ई को बारे में आपको बहुत अच्छे से बताए थे, ई क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। क्या होता है v1 और v2? v1 और v2 फाइनल वेलोसिटी होता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब एक दूसरे के पास जाना, अप्रोच। चलिए इसका ये रेशियो होता है। लास्ट क्लास में इससे भी एक क्वेश्चन था, ई का वैल्यू पूछा गया था, क्या होगा, v1 और v2 दे दिया गया था कॉलिजन के बाद। तो आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो बहुत सारा चीज बन सकता है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। u1 और u2 क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, v2 माइनस v1 क्या होता है, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, ये सब टर्म होता है। चलिए तो इस तरह का आपको ये इनइलास्टिक है, इसमें ज्यादा नहीं कुछ है, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे और ई का वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करेंगे और फॉर्मूला आपके पास पता है। अब क्या है कि इसमें क्वेश्चन आपका पूछने का तरीका अलग होता है। देखिए कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए कहता है क्या, एक फ्लोर है, फ्लोर जिसका मास m है, कैपिटल M है, और एक बॉल है जिसका मास स्मॉल m है, ये इधर से गिरा इस पे। तो अगर ये पार्शियली इलास्टिक ना होके या इलास्टिक कॉलिजन होता तो क्या होता, जिस वेलोसिटी से आता उसी वेलोसिटी से यह जाता वापस, टकराने से पहले का वेलोसिटी, यानी कि यहां जिस वेलोसिटी से आता उतना ही वेलोसिटी से ऊपर जाता, यही तो होता है इसमें।
यही तो होता है इलास्टिक में। याद करिए, इलास्टिक में आपको बताए भी थे, कंडीशन भी बताए थे, देखिए केसेस बताए थे क्या, V1 और V2 जब निकाले थे, V1 बराबर M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M1 M2 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और उसी तरह V2 बराबर आया था M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये टर्म था। इसमें आपको कंडीशन बताए थे कि देखो बाबू, जब वेलोसिटी, इसमें क्या था, 3 कंडीशन केसेस बताए थे, याद करें। जब M1 बराबर M2 बराबर M हो जाए तब केस फर्स्ट बोले थे। तो यहां पे क्या बोले थे कि वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज कर लेता है, V1 बराबर U2 और U2 बराबर U1। वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज कर लेता है। एक्सचेंज का मतलब समझ रहे हैं, अदला बदली। जैसे ये यहां से ये है A और ये मास इसका M1 और ये U1 से जा रहा था। ये देखिए मास M2, ये B और ये U2 से जा रहा था। जब कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन के बाद ये A जो है ये वेलोसिटी V1 और ये U2 से जाने लगा और ये जो V2 है वो U1 से जाने लगा, एक्सचेंज कर लेता, अदला बदली कर लेता है, बदल लेता है दोनों का। तो बातें आपको समझ में आई, क्लियर है। यहां से V2 बराबर U1, यही तो टर्म था। ये केस फर्स्ट। केस सेकेंड में आपको एग्जांपल दे के बताए थे कि अगर ट्रक और मैन का कॉलिजन होता है तो क्या होता है, ये ट्रक और मैन का कॉलिजन। ट्रक बहुत ही हैवी मटेरियल है, हैवी है, और ये मैन है एक। तो ट्रक और मैन का कॉलिजन होता है तो ट्रक का वेलोसिटी रिमेन सेम होता है। ये जो ट्रक है इसको जो बोले थे U, ये आपका V1 बराबर U1 रिमेन सेम और V2 जो मैन का वेलोसिटी होता है 2 इंटू U1, वेलोसिटी ट्रक का जो रहता है उससे डबल हो जाता है मैन का वेलोसिटी। इसीलिए एक्सीडेंट होने पे क्या होता है कि ज्यादा दूर, मतलब जितना ज्यादा तेज रहता है बाइक या कार या ट्रक, उतना नुकसान आपको ज्यादा होता है, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी होता है वो 2U1 यानी कि ट्रक के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जितना हार्ड से रहा। मतलब ये V2 बराबर 2U1, ये तो था क्या, ट्रक का एग्जांपल। ये तीसरा केस थर्ड, इसमें ये जो एग्जांपल था ये था आपका बॉल और वॉल का था। बॉल और वॉल देखिए इस तरह का था एग्जांपल, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये बॉल और ये वॉल का था। तो ये बॉल है, इसका मास M है, ये कैपिटल M है। अगर ये U से गया तो वापस फिर ये U से ही आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ आता है। यही था केस। उसी तरह यहां पे एक बॉल है और इसका मास M है, ये, और ये कैपिटल M है। अगर इलास्टिक रहता तो जितना से आता उतना से वापस जाता, और इन इलास्टिक रहता तो बॉडी इसी में चिपक जाता बॉल। समझ रहे हैं, कंडीशन समझिए। अगर इलास्टिक रहेगा, अगर आपका इलास्टिक रहा, इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिक अगर रहा तो बॉडी जितना से टकराता है वापस उतना ही से चला जाता है। देखिए यहां पे दीवार और बॉल का था, अगर आप बॉल को दीवार पे मारते हैं तो दीवार थोड़ी पीछे जाता है, बॉल वापस उसी वेलोसिटी से आपके पास आ जाता है। तो वो इलास्टिक की बात करते थे। और इन इलास्टिक में क्या, अगर इस बॉल को इधर छोड़े, प्लेटफॉर्म पे छोड़े, तो ये इसी में चिपका रह गया। ये दूसरा एग्जांपल हुआ। अब तीसरा क्या कि ये बीच वाला, मतलब क्या कि ना ही इलास्टिक है ना ही आपका इन इलास्टिक है, इसके बीच वाला है। तो ये जितना से गया उतना से वापस नहीं जा पाता है। अगर ये U से टकराया तो इसका वेलोसिटी ये भी नहीं हो जाता है, U से टकराया यहां से तो ये हो जाता है, ये जो वेलोसिटी V बराबर होता है वो होता है UE। कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट आ गया, लेकिन आपको डायरेक्ट चीजें को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा।
फिर आपको ये यहां से यहां का हमको निकालना पड़ेगा, फिर यहां से यहां निकालना पड़ेगा। E बराबर याद करो V2 माइनस U1 डिवाइडेड V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। V1 क्या फाइनल वेलोसिटी है ऑफ बॉल, V2 क्या है फाइनल वेलोसिटी किसका, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। U1 क्या है इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ बॉल, बॉल का है, और U2 क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल। तो देखिए ध्यान से कि प्लेटफॉर्म इनिशियली रेस्ट में था, प्लेटफॉर्म इनिशियली रेस्ट में था, और ये जो m है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल m से। तो इस बॉल को यहां पे टकराने से इसके वेलोसिटी पे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले भी रेस्ट में था बाद में भी रेस्ट में रहेगा। तो E बराबर V2 फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है ये v है, माइनस U1 क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये V2 क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। तो फाइनल वेलोसिटी प्लेटफॉर्म का कितना है 0, माइनस U1 क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल v है, डिवाइडेड बाय U1 क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, U, और U2 क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म होगा ना U2, प्लेटफॉर्म रेस्ट में है। तो यहां से V बराबर आया EU, यही तो टर्म था, V बराबर आया EU। तो आप डायरेक्ट इसको रिजल्ट को याद रखेंगे, V बराबर क्या हो गया E इंटू U। E क्या है, E क्या है, E क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन। चलिए इसको नोट डाउन करें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ध्यान से देखें, चीजें को देखें, जैसे ये तो केस फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड टर्म क्या होगा देखिए ध्यान से, ये प्लेटफॉर्म है, ये बॉल है, ये आया इसमें टकराया, ये हाइट कैपिटल H है, फिर ये बॉल ऊपर गया, फिर ये वापस आया, फिर ये इधर गया, फिर वापस आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, ये कॉलिजन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट आफ्टर nth कॉलिजन, अगर nवां कॉलिजन हो रहा है तब इसका हाइट कितना होगा, तो इसका हाइट कितना होगा nth कॉलिजन के लिए। तो यहां से हो गया h n बराबर h e स्क्वायर इंटू, यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं e स्क्वायर इंटू n, e पे पावर 2 इंटू n इंटू h इनिशियल, ये हाइट होता है। दूसरी बात क्या, टोटल, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर आफ्टर एंड आफ्टर या कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट होने से पहले, ये बॉल रुकने से पहले कितना डिस्टेंस चला एसेंथ बराबर h इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखना है।
ये सब फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। तीसरा, फाइंड द टाइम एट विच बॉल कम्स टू रेस्ट। फाइंड द टाइम एट विच बॉल कम्स टू रेस्ट। आपसे पूछा गया, कहेगा क्या कि बताइए वो समय बताइए जब बॉल रुकने से पहले का समय, बॉल कितनी देर में रुकेगा वो समय आपसे पूछा गया। फाइंड द टाइम एट विच बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट होने से पहले का आपसे पूछा गया। तो रेस्ट होने से पहले कितना चला ये तो फाइंड द टाइम, तो फाइंड द टाइम comes to be, find the time at which before coming to rest होने से पहले, तो ये t बराबर हो गया √2h/g इंटू 1 + e डिवाइडेड बाय 1 - e, 1 + e डिवाइडेड बाय 1 - e। अच्छे इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, तो अब यहां पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। देखिए, एक बॉल है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ई का वैल्यू 1/4 है, ई का वैल्यू 1/4 है। आफ्टर कॉलिजन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल का वेलोसिटी कितना होगा। तो v बराबर क्या होता है, e इंटू यू, ई का वैल्यू 1/4 इंटू E8, तो यहां से आ गया सॉल्व होके 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। ये शायद ऊपर में ये प्लस और ये माइनस होता है, इसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, माइनस प्लस का है। चलिए, तो यहां से देखिए अगला, अगर आपका प्लेटफॉर्म भी चलने लगा तो देखिए क्या होगा। ये प्लेटफॉर्म है 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ऊपर की ओर, ये बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है। ई का वैल्यू दिया गया है आपको 1/4 ही है, और इस बार जो बॉल आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। तो ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, व्हेन प्लेटफॉर्म इज रेस्ट, और ये मूविंग के लिए, तो E के बराबर होता है V2 - V1 डिवाइडेड बाय U1 - U2। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये कितना है 1/4 बराबर V2 क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। फाइनल जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल रहेगा, चेंज थोड़ी होगा, ये बड़ा ब्लॉक है, तो ये हो गया 1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ये कितना है V1 कितना है, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल का फाइनल वेलोसिटी कितना है, यही तो निकालना है। फाइंड द आफ्टर कॉलिजन। ये U1 क्या है, U1 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 10 माइनस U2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, माइनस ये हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका, ये ऊपर जा रहा है तो माइनस। तो यहां से सॉल्व करके देखिए टर्म क्या आ गया, 1/4 बराबर 1 - V डिवाइडेड बाय, ये हो गया -11,
तो इधर भेज दो, तो यहाँ से आ गया -11/4 बराबर 1 माइनस भी, तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये आया v बराबर, तो ये इधर आया तो प्लस, और ये इधर गया 1 + 11/4, तो ये हो गया 4। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है शायद, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आ गया 1 माइनस भी बराबर -11/4, तो v बराबर हो गया 1 + 11/4, तो इसका एलसीएम हो गया 4, ये 4 + 11, तो ये v बराबर हो गया 15/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर आने दिया जाए। ये 3 फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। और एक और फॉर्मूला क्या, ये वाला कि आफ्टर कॉलिजन कितना होगा, आफ्टर कॉलिजन का फॉर्मूला, आफ्टर कॉलिजन v बराबर E इंटू यू। ठीक है, तो यहां पर आज का क्लास रहने दिया जाए। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। हाँ, ये टर्म क्या है कि जो आपको लगे वो इसको एस्केप कर देना है। ठीक है, एस्केप मतलब जो आपको टर्म, इसमें बहुत सारा ऐसा टर्म है जो आपको पता होगा।